गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। आज से नई किताब एक पढ़ेंगे। उसका नाम है एजुकेशन फॉर अटेंशन। इस कोर्सेज 2 तो हमने कंप्लीट कर दिया। ये किताब वैसे एजुकेशन फॉर अटेंशन जो है वो मेन जिसने लिखी है उनका नाम है डॉक्टर एस के फारूक, सोली के फारूक। वो भी पारसी थे। और उन्होंने ये किताब तावरिया जी के साथ जो उनका डिस्कशन होता था, खास करके योग सूत्र के बारे में, तो उसके बाद में उन्होंने ये लिखी है। ये किताब साइंटिफिक है और 3SRB का उसमें बहुत अच्छा साइंटिफिकली एक्सप्लेनेशन दिया है। हालांकि वो बाद में देखेंगे। आज तो फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, उसमें 3SRB की खास बात नहीं है। पर ये जो थे डॉक्टर फारूक, वो किस तरह तावरिया जी के संपर्क में आए। वो भी बम्बई में ही रहते थे और बहुत बड़े मैनेजमेंट के कंसल्टेंट थे और एजुकेशनिस्ट थे। और वो देश में और बाहर दुनिया में जाके लेक्चर्स वगैरह सेमिनार करते थे। तो एक बार साउथ अफ्रीका गए थे, वहाँ से बीमार होके आ गए और फिर किसी तरह उनके जो बीमारी थी वो मिटती नहीं थी, बहुत उपाय करने पर भी। फिर किसी ने तावरिया जी का नाम दिया, सजेस्ट किया कि भाई ये कुछ सिखाते हैं करके। तो उन्होंने, वो खुद तो जा नहीं सकते थे, तावरिया जी को मैसेज भेजा कि मुझे ऐसी तकलीफ है, आप एक बार मिलने आइए। फिर तावरिया जी उनके पास गए और उन्होंने 3SRB की सब समझ कर फिर कहा कि ये 3SRB करना पड़ेगा तो ठीक हो जाओगे। तो तावरिया जी खुद उनके बारे में कहते हैं कि वो इंसान तो वो पढ़ा लिखा था, इंटेलिजेंट था, तो वो तुरंत समझ गया 3SRB का महत्व और 3SRB किस तरह उपयोगी है, वो उसकी समझ में आ गया। तो उसने तुरंत चालू कर दिया और धीरे धीरे करके पूरा रिकवर भी हो गया। उसकी तबीयत बिल्कुल अच्छी हो गई। तो इस तरह उनको 3SRB तावरिया जी से मिला था और काफ़ी इंटेलिजेंट थे और उनकी लेक्चर देने में मास्टरी थी। तो एक बार हम एक बम्बई में सेमिनार थे, तो वो आए थे, हम भी गए थे, कुछ 3SRB वाले। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के ऊपर एक सेमिनार था। अब उस समय हमें 3SRB सिखाने के लिए आधा घंटा दिया था कि आप आधे घंटे में कंप्लीट कर देना। अब होता है क्या कि ऐसे सेमिनारों में तो थोड़ी गड़बड़ी होती रहती है, टाइम की कोई ये नहीं होती है। कुछ शुरुआत के स्पीकर ज़्यादा समय ले लेते हैं, फिर पीछे वाले को इतना टाइम नहीं मिलता। तो फिर जब हमारा टाइम आया तो बोले कि अभी तो समय नहीं है, आपको जो कहना है 5 मिनट के अंदर कह दो। तो फारूक साहब हमारे सब में सीनियर थे सबसे, तो उनको ही कहा कि भाई आप कुछ बताओ। अब देखो, उन्होंने घड़ी निकाल कर टेबल के ऊपर रखी टाइम के लिए और चालू किया और एग्जैक्ट 5 मिनट के अंदर उन्होंने 3SRB का इंग्लिश में इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया, सिर्फ 5 मिनट के अंदर। मैं भी इतना सरप्राइज हुआ कि ये तो एक मास्टरी है बोलने की और एक टाइम बाउंड एक सब्जेक्ट को कवर करने की। तो इस तरह की उनकी एक ये इस तरह की इनकी मास्टरी थी। और ये एजुकेशन फॉर अटेंशन उन्होंने तावरिया जी की गाइडेंस में लिखा है। तो लैंग्वेज डॉक्टर फारूक की है, पर जो टीचिंग है वो तावरिया जी का है। तो वो हम आज पढ़ेंगे। अब उसका नाम है एजुकेशन फॉर अटेंशन। इसका मतलब क्या होता है? एजुकेशन मतलब टीचिंग, या जिसको हम शिक्षा या प्रशिक्षण कह सकते हैं, शिक्षा या प्रशिक्षण। और अटेंशन का मतलब
सामान्य रूप से ध्यान अटेंशन का मतलब हम करते हैं, जैसे कोई बच्चा पढ़ता नहीं है ठीक तरह तो हम कहते हैं कि भाई ध्यान लगा के पढ़ो, मतलब अटेंशन लगा के पढ़ो। तो इस तरह ध्यान का शब्द का उपयोग करते हैं, पर सही शब्द है अवधान। अवधान मतलब अटेंशन, तो अवधान की शिक्षा, इस तरह हम इसको कह सकते हैं, एजुकेशन फॉर अटेंशन, अवधान की शिक्षा। अब हमारा अटेंशन या हमारा अवधान कैसा है, अगर हम हमारा अपना निरीक्षण करें तो हमारा अवधान कैसा होगा। तो हम जानते हैं कि भाई हमारा अवधान जो है, हम अपने को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा अस्थिर, ज़्यादातर तो भटकता ही रहता है हमारा अवधान। कुछ एक बार एक चीज़ याद आई, उसके बाद में थोड़ी देर में दूसरी चीज़ याद आई, तीसरी चीज़ याद आई। अटेंशन कहीं टिकता नहीं है। हमारी नज़र भी जो है वो कई जगह पर टिक के नहीं रहती है, नज़र भी घूमती रहती है, ये देखते हैं, वो देखते हैं, उधर देखते हैं। तो अटेंशन जो है हमारा बिखरा हुआ है, और अटेंशन जब तक स्थिर नहीं बनता तब तक योग में आगे प्रगति नहीं होती है। अब मानो कि आप 3SRB कर रहे हैं या रिफाइनिंग कर रहे हैं, आपकी कोई अटेंशन की क्वालिटी ही नहीं है, आप मैकेनिकली करते जाते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होगा। तो इसलिए अटेंशन का बहुत बड़ा महत्व है। सांसारिक कामों में भी अटेंशन का इतना ही महत्व है, पर योग के अंदर भी इसका महत्व है कि हम अटेंटिव बन के जब कुछ करते हैं तो उसका कुछ परिणाम आ सकता है। तो ये एक अटेंशन के लिए, और इसीलिए तावरिया जी ने इसके लिए प्रिज्म एक्सरसाइज हमें दी है कि भाई इसके कारण हमारा अटेंशन जो है और अवेयरनेस दोनों हमारा अपग्रेड हो, क्योंकि अटेंशन और अवेयरनेस दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर आपका अटेंशन पावरफुल होता है तो अवेयरनेस भी बढ़ती है, अवेयरनेस आपकी बढ़ती है तो अटेंशन भी आपका आगे बढ़ेगा। तो इसलिए प्रिज्म इसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इवन जो थोड़े बड़े बच्चे हैं जिनका अटेंशन ठीक नहीं है, उनको भी हम प्रिज्म करा सकते हैं ताकि उनका अटेंशन थोड़ा टिका रहे और पढ़ना है और किसी उसमें वो मन लगा के पढ़ सके। तो एक प्रिज्म है। और 3SRB तो हम जानते ही है कि रिदमिक ब्रीदिंग जो है वो तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। वो धीरे धीरे करके हमारा अटेंशन को एक कल्टीवेट करता जाता है। तो ये दो चीज़ तावरिया जी ने दी है। अब अवधान या अटेंशन है क्या वास्तव में, तो हकीकत में एक प्रकार की ऊर्जा है। हम कहीं अटेंशन देते हैं, इसका मतलब कि हमारी कोई ऊर्जा है उसको हम लगाते हैं, और वो ऊर्जा कौन सी है, ब्रेन प्लस माइंड की ऊर्जा है। ब्रेन प्लस माइंड की जो ऊर्जा है वो अटेंशन की ऊर्जा है। जैसे कि अवेयरनेस है तो अवेयरनेस भी एक ऊर्जा है, हम जानते हैं कि भाई अवेयरनेस ऊर्जा है। इसी तरह अटेंशन जो है वो भी एक ऊर्जा है, और इसको हम ब्रेन माइंड से हमारी आती है और उसको हम बढ़ा सकते हैं, उसको हम और पावरफुल कर सकते हैं। अब देखो ब्रेन जिस तरह काम करता है तो कंप्यूटर भी इसी तरह काम करता है, पर कंप्यूटर में अटेंशन नहीं होता। कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है, तो कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो मेमोरी से सब फंक्शन चालू हो जाता है, और जो कुछ एप्लीकेशन वगैरह अंदर है तो वो हमें दिखाई देता है, सॉफ्टवेयर सब काम में लग जाते हैं। पर कंप्यूटर का उसका कोई अपना अटेंशन नहीं होता, क्योंकि वो अटेंशन ऐसी चीज़ है कि जो जीवित व्यक्ति या जीवित कोई भी जीव है उसके अंदर ही है। तो इसी तरह प्राणियों के अंदर भी अटेंशन होते हैं, और कई बार तो हम देखते हैं कि हमसे ज़्यादा अच्छा अटेंशन प्राणियों के अंदर होता है। आप इसके प्रोग्राम देखोगे तो जब कोई बाघ या तेंदुआ या इवन बिल्ली भी, आप बिल्ली को देखोगे तो इतनी शांति से कई लंबे समय तक बैठी रहेगी। उसको अगर पता है कि ये बिल के अंदर चूहा है तो बिल के पास वो घंटों तक बैठी रहेगी कि जब चूहा बाहर निकले तो हम उसको लपेट में ले खा लें। तो इस तरह प्राणियों के अंदर जो है वो धीरज और ये अटेंशन हमसे बहुत अच्छा होता है। पर प्राणियों के अंदर जो है अटेंशन है वो प्राकृतिक है,
उसको बढ़ाया या कम किया नहीं जाता है। जो प्राणी के अंदर है वो प्राकृतिक रूप में वही है। हमारे अंदर इसको ज़्यादा कम किया जाता है। उसको हम ट्रेन कर सकते हैं, इसको शिक्षा दे के हम अपना अटेंशन को एजुकेट कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। और जितना अटेंशन बढ़ेगा इतनी हमारे अंदर स्थिरता आएगी। हर एक लेवल पर, फिजिकल से लेके मेंटल लेवल तक स्थिरता आएगी। कई लोगों को देखोगे तो स्थिर रूप में बैठ भी नहीं सकते। कोई मेहमान आते हैं तो हम देखेंगे कि वो स्थिरता से बैठता नहीं है, ऊंचा ऊपर नीचे होता रहता है। कई लोगों को तो उठ जाना पड़ता है, खड़े हो जाते हैं फिर बैठते हैं। ऐसे कई लोगों के शरीर के अंदर जो है वो ऊर्जा इतनी चंचल होती है कि उनके अंदर स्थिरता नहीं रहती और उनका अटेंशन भी इसी तरह का होता है। और अटेंशन के कई प्रकार के उसके प्रकार हैं। और हम अगर अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा कितने प्रकार का अटेंशन है। मतलब अलग अलग अवस्था के अंदर हमारा अटेंशन भी अलग अलग रूप में होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है तो एकदम विचारों में खो जाता है, एकदम एनग्रोस हो जाता है, तो वो जैसे कि जीरो अटेंशन इसका हो गया, ऐसा होता है। वो आँख खुली है, सामने देखता है, फिर भी वो कुछ नहीं देखता है। तो ज़ीरो अटेंशन तो नहीं होता पर नियरली ज़ीरो कह सकते हैं। इस तरह का एकदम कम अटेंशन हो जाता है। इसी तरह जब हम रात को सो जाते हैं तभी हमारा अटेंशन जो है एकदम कम हो जाता है। फिर भी 100% ज़ीरो नहीं हो जाता, नहीं तो फिर जीना मुश्किल हो जाता है। अटेंशन और कुछ अवेयरनेस अंदर कुछ चालू रहती है। इसीलिए हम नींद में होते हैं तो अगर कोई हमें आवाज़ देता है तो हम तुरंत उठ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अंदर कोई अवेयरनेस अंदर है और वो अवेयरनेस के कारण हम उठते हैं। उठने के साथ में ही हमारा फिर अटेंशन काम करना चालू कर देता है। तो इस तरह एक जिसको हम ज़ीरो अटेंशन कहते हैं, इस तरह का होता है। दूसरा अटेंशन ऐसा होता है कि मानो कि आप बाज़ार में घूम रहे हैं तो आपकी दृष्टि कैसे होगी? आप इधर देखेंगे, उधर देखेंगे। अगर कोई चीज़ आपको खरीदनी है तो आप हर एक बोर्ड को देखते जाएंगे कि भाई कौन सी। तो इसको रैंडम अटेंशन कहते हैं। वो एक विषय से दूसरे विषय पर या एक वस्तु से दूसरी वस्तु के ऊपर घूमता रहता है। तो ज़्यादातर हम बाहर घूमते हैं तो हमारा रैंडम अटेंशन होता है। कभी इधर गया, कभी उधर गया, कभी कोई व्यक्ति को देखा, कभी कार को देखा, कभी कोई दुकान का बोर्ड देखा। ये रैंडम अटेंशन है। उसके बाद में कई बार ऐसा होता है कि हमारा अटेंशन एकदम खींच के बाहर चला जाता है। कोई चीज़ ऐसी बनती है, कोई घटना ऐसी बनती है कि एकदम हमारा अटेंशन जाग जाता है और उधर चला जाता है। या फिर कई बार हमारा कोई, जैसे कि कोई टीवी में एक अच्छा प्रोग्राम चल रहा है तो उसके अंदर हम खो जाते हैं, एकदम खींच जाते हैं। उसको सीड्यूस्ड अटेंशन कहते हैं। वो सीड्यूस हो जाता है, वहाँ खींच जाता है। तो फिर आजू बाजू का कुछ पता नहीं चलता है, वही चीज़ के अंदर अटेंशन चला जाता है। तो इस तरह का भी कई बार रास्ते पर जाते हैं और एकदम कोई कार निकली और अच्छी कार निकलती है तो हमारा ध्यान एकदम जाता है और वो खींच लेता है। इसी तरह कई बार कोई स्त्री पुरुष पास होते हैं तो अटेंशन एकदम चला जाता है। तो इस तरह जो है वो हमारा अटेंशन सीड्यूस हो जाता है। और कई जगह पर हमें अटेंशन लगाना पड़ता है, पे करना पड़ता है। जैसे कि अभी आपको सुनना है तो आपको अटेंशन लगाना पड़ेगा, क्या बोला जाता है, क्या पढ़ा जाता है। तो अगर अटेंशन नहीं होगा तो आप सुन नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। तो पढ़ना है, लिखना है, सुनना है, तो वहाँ अटेंशन को पे करना भी पड़ता है। तो इस तरह अटेंशन के अलग अलग प्रयोग, इस तरह के अटेंशन के अलग अलग प्रकार है और हम दिन में अलग अलग प्रकारों से गुजरते रहते हैं। कभी अटेंशन हमारा एकदम स्थिर होता है, कभी एकदम रैंडम होता है, कभी सीड्यूस होता है, कभी हमें पे करना पड़ता है।
इस तरह हमारा अटेंशन होता रहता है। अब किताब के अंदर से पढ़ते हैं। एक ये मिस्टर फारूक ने ये पहले प्रीफेस में लिखा है कि वो ये बुक किस तरह बनी है, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। शायद आप लोगों के पास तो किताब नहीं होगी, पर मैं सोचता हूँ कि ये मेरे पास जो किताब है, छोटी किताब है, उसको हो सके तो नेक्स्ट टाइम मैं स्कैन करके उसकी PDF बना के डाल दूँगा, ताकि आप भी साथ साथ में पढ़ सको। अभी तो शायद ही किसी के पास होगी। तो प्रीफेस में लिखते हैं, दिस बुक इज़ एन आउटकम ऑफ डायलॉग बिटवीन लेट मिस्टर SN तावरिया एंड माई सेल्फ स्ट्रेच ओवर ए पीरियड ऑफ 2 years। तो तावरिया जी के साथ उनके जो डायलॉग होते थे, बातचीत होती रहती थी योग के विषय के ऊपर, और वो 2 साल तक वो बात चली थी। उसके अंदर से उनको जो बात समझ में आई थी, उसके ऊपर से एक किताब लिखी है। आई क्वेश्चन एंड ही आंसर्ड द डिस्कशंस अक्रॉस फ्रॉम हिज टीचिंग्स ऑफ द योग सूत्र ओवर मैनी ईयर्स टू ए ग्रुप ऑफ सीकर्स। तो तावरिया जी बम्बई के ग्रुप के अंदर ये जो योग सूत्र के ऊपर लेक्चर्स 81 से देते थे, और वो हम जानते हैं क्योंकि हमने डिस्कोर्सेस पढ़े हैं, तो डिस्कोर्सेस जो है वो बम्बई के लेक्चर्स के ऊपर से ही बने हैं। तो वो 81 से उनके ये लेक्चर्स थे, और फिर ये मिस्टर फारूक तो बाद में उनको शायद 88 या 87 में मिले होंगे, और फिर ये डिस्कशन उनका इसके ऊपर जो तावरिया जी का योग सूत्र के ऊपर टीचिंग था, उसके ऊपर उनका डिस्कशन दोनों का चलता रहता था। आवर डायलॉग वेर पंक्चुएटेड विथ रिगरस क्वेश्चनिंग, periods of doubt and on occasions sudden flashes of insight। तो ये बहुत सारे सवाल पूछते थे, तावरिया जी जवाब देते थे, और कुछ जो शंकाएँ होती थी, और वो शंकाएँ कभी कभी अपने आप में एक अंदर से फ्लैश आती थी, एक इंसाइट आता था, और वो डाउट जो था वो बात उनको समझ में आ जाती थी। The straightforward narrative does not reflect the temper and excitement of our discourses। तो उनके साथ जो बातचीत होती थी वो एक प्रकार का स्ट्रेट फॉरवर्ड नैरेटिव था, संवाद था, दोनों के बीच में सीधी सीधी बात होती थी, और उसके अंदर कोई ऐसा टेम्परामेंट या एक्साइटमेंट नहीं होता था, ऐसी उत्तेजना नहीं होती थी, सिंपली दोनों आराम से बात करते थे। दिस मटीरियल फ्री ऑफ रिलीजियस एथोस शुड बिकम द बेसिस फॉर फर्दर साइंटिफिक रिसर्च एंड स्टडी। तो ये जो किताब के अंदर जो मटेरियल दिया हुआ है, वो कहते हैं कि वो एक रिलीजियस एथोस है, और रिलीजियस एथोस मतलब कि धार्मिक शिष्टता, और वो जो है को अब किसी को आगे इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च या स्टडी करनी हो तो उसके ऊपर वो कर सकते हैं। इतना इस तरह का उन्होंने ये मटेरियल दिया हुआ है। तो ये प्रीफेस है, और प्रीफेस के अंदर इतनी बात उन्होंने लिखी है। इन शॉर्ट ये जो है सब वो तावरिया जी की बात है, खाली लैंग्वेज उनकी है। हालांकि उनका लैंग्वेज बहुत कठिन है, इंग्लिश भी काफ़ी हाई है, थोड़ा समझना भी मुश्किल है, पर हम प्रयत्न करते हैं, और जो जो खास उपयोगी होगा वो पढ़ेंगे, बाकी कुछ एजुकेशन के ऊपर वगैरह होगा तो वो तो छोड़ देंगे। तो चैप्टर फर्स्ट जो है वो पढ़ते हैं, एजुकेशन फॉर अटेंशन। बाद में लास्ट में 10 मिनट हम क्वेश्चन के लिए रखेंगे, तो जिनको क्वेश्चन हो तो वो तैयार रखना, बाद में वो डिस्कस करेंगे। Education for attention, knowledge in the field of science and technology is functional. When a pilot turns the right knob, the aircraft takes off the tarmac. Although knowledge gets outdated due to rapid growth, it can nevertheless be usefully applied to each stage of development। तो नॉलेज की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं कि भाई जो साइंस को और टेक्नोलॉजी का जो
ज्ञान होता है वो फंक्शनल होता है, मतलब क्रियात्मक होता है। जैसे कि टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी के अंदर का ज्ञान है वो फंक्शनल होता है, और साइंस का कुछ जो है जैसे कि फिजिक्स का साइंस है तो वो भी क्रियात्मक होता है, फंक्शनल होता है, या हेतुलक्षी जिसको कहते हैं ऐसा होता है, क्योंकि उसमें कुछ इससे ही टेक्निकल चीज़ें डेवलप होती है जो जिसमें हम कुछ कर सकें। जैसे कि भाई एक पायलट होता है और वो उसका जो प्लेन का जो नॉब होता है वो अगर सही दिशा में घुमाता है तो फिर प्लेन टेक ऑफ करता है, ऊपर उठता है और उड़ने लगता है। इसी तरह जो ज्ञान है, अब ज्ञान का क्या है कि हमेशा ज्ञान पुराना होता जाता है, इसलिए इसको कहते हैं आउटडेटेड नॉलेज। आज जो ज्ञान है उसके बदले 10 साल पहले जो ज्ञान था वो आज आउटडेटेड हो गया। आज जो ज्ञान है वो 10 साल के बाद में आउटडेटेड हो जाएगा, क्योंकि रैपिड ग्रोथ है ज्ञान का भी जो है वो इतना रैपिड ग्रोथ है, इतना जल्दी नया नया ज्ञान आता जाता है कि उसके कारण ये आउटडेटेड हो जाता है। फिर भी इसके ऊपर ही आगे की रिसर्च या आगे का डेवलपमेंट है वो चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि जो ज्ञान पुराना हो गया तो निकम्मा हो गया, क्योंकि हम देखते हैं कि जो रिसर्च है आगे जो नई बात आती है तो वो पुरानी बात का बेस लेके ही आती है। इस तरह हमेशा नॉलेज आगे बढ़ता रहता है। अब कुछ और बात एजुकेशन वगैरह की है वो हम छोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेज के ऊपर अटेंशन की बात करते हैं, तो वो हम देखते हैं। अब अटेंशन क्या है वो बताते हैं। अटेंशन में बी डिस्क्राइब्ड एज इंटेलिजेंस ऑफ द मोमेंट। अटेंशन का मतलब क्या? इंटेलिजेंस ऑफ द मोमेंट, मतलब इसी क्षण का जो ज्ञान है, इसी क्षण की जो इंटेलिजेंस है, मतलब बुद्धि है या प्रज्ञा है, उसको हम अटेंशन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मानो कि एक चीज़ को हम देखते हैं और देखने के बाद में तुरंत ही समझ में आ जाता है, तो उसको इंटेलिजेंस ऑफ मोमेंट कहते हैं। तत्क्षण समझ में आ गया। एक पेड़ के ऊपर नज़र डालते हैं, अटेंशन डाला, और अटेंशन डालने के बाद में एकदम समझ में आ गया कि ये पेड़ किस चीज़ का है, या कोई एक और चीज़, एक व्यक्ति है उसके ऊपर नज़र पड़ी तो वो व्यक्ति कौन सी है, तो तुरंत समझ में आ जाता है। इस तरह जो समझ में आता है इसको अटेंशन कहते हैं, और उसको हम इंटेलिजेंस ऑफ द मोमेंट कह सकते हैं। इट मीन्स to be aware of situation and relationship as they are in the ever changing here and now without inference, escape or indulgence। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिचुएशन एंड रिलेशनशिप, और मतलब कि परिस्थिति और संबंध जो है वो हमेशा वर्तमान में बदलते रहते हैं। सिचुएशन और संबंध जो है वो वर्तमान में स्थिर नहीं रहते हैं, वो बदलते रहते हैं, और उसके प्रति जो हमारा जागृत रहना जो होता है वो अटेंशन है। तो जागृति, एक प्रकार की जागृति को हम अटेंशन कह सकते हैं कि बाहर की परिस्थिति क्या है उसके प्रति अगर हमारा ध्यान जाता है और जो जागृति आती है वो जागृति वो अटेंशन की है। और वहाँ विघ्न या पलायन वृत्ति या एकरूपता नहीं होती है। वहाँ इन्फ्लुएंस, एस्केप और इंडल्जेंस, ये तीनों चीज़ों वहाँ नहीं होती है। मतलब कि वहाँ एक वर्तमान में ठहराव है, वहाँ पलायनवाद नहीं है। हम रुकते हैं और देखते हैं और समझते हैं, तो वो अटेंशन है। तो हम वर्तमान में जो चल रहा है इसका ज्ञान जब होता है तो वो इसको हम अटेंशन कह सकते हैं। और वो जागृति जो है वही अवधान है, मतलब अटेंशन है वही अवेयरनेस है। वहाँ अटेंशन और अवेयरनेस साथ साथ चलते हैं। जैसे अटेंशन कहीं पे किया और एक अवेयरनेस आई और फिर बात समझ में आ जाती है। तो ये अटेंशन की डेफिनेशन यहाँ ये करते हैं। अब आगे कहते हैं, लेट अस टेक ए क्विक ग्लांस एट द वे वी ऑब्जर्व। अब हम किस तरह ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, व्यक्तियों को,
तो उसके प्रति वो यहाँ बताते हैं, इफ़ वी वॉच अवर सेल्फ इन अटेंशन टू एनीथिंग वी वुड फाइंड दैट अटेंशन इन द फर्स्ट प्लेस इज ऑटोमेटिकली सिलेक्टिव। हमारा अटेंशन कैसा होता है? ऑटोमेटिकली सिलेक्टिव। मतलब क्या कि अपने आप में वो पसंदगी कर लेता है। रास्ते पर जाते हैं तो क्या देखना है, जो देखना है वही हम देखेंगे। मतलब कि हमारा ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो गया कि ये देखना है, ये देखना है, इस तरह का सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। तो पहली बात ये है इसके अंदर कि हमारा अटेंशन ऑटोमेटिकली सिलेक्टिव होता है। इट इज़ कंडीशन एंड कलर्ड बाय मोटिव। अब इरादा क्या है? इरादा के ऊपर भी अटेंशन हमारा फिरता रहता है। जैसे कि हमने कहा कि भाई कोई चीज़ खरीदने के लिए बाज़ार में जाते हैं तो वो इसके लिए हम दुकान में देखते हैं कि भाई हमारा मोटिव जो है वो खरीदी है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ हमें चाहिए। तो हम जैसे कि कोई दवाई चाहिए तो हम रास्ते पर जाते हैं तो देखते हैं कि भाई कहाँ पर दवाई की दुकान है, कोई मेडिसिन की दुकान है। तो वो हमारा मोटिव हो गया, इसके मुताबिक वो कंडीशन और कलर्ड होता है हमारा अटेंशन, और वो इस तरह घूमता रहता है। फॉर एग्जाम्पल वी सी ओनली दैट विच इज प्लेजरेबल, यूजफुल, स्टिम्युलेटिंग और सिक्योरिटी गिविंग। तो हमारा अटेंशन किस बेस के ऊपर है? एक तो प्लेजरेबल, जो चीज़ हमें आनंद देती है, जो चीज़ देखने के लिए अच्छी है, जो चीज़ देखने से हमें मज़ा आता है, वही चीज़ हम देखेंगे। जो चीज़ कुछ कोई विकृत चीज़ है, मानो कि किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया है और शरीर एकदम खराब हो गया तो हम देख नहीं सकते, तो वो प्लेजरेबल नहीं है, तो वहाँ अटेंशन हमारा नहीं जाएगा, अटेंशन हमारा दूर हो जाएगा। तो वो चाहे प्लेजरेबल हो या यूजफुल हो कि भाई काम की कौन सी काम की चीज़ है, तो उसके प्रति हमारा अटेंशन जाता है। या फिर स्टिम्युलेटिंग, मतलब कि हमें जो कोई एक्साइट करता है, उत्तेजित करता है, ऐसी चीज़ होती है तो उसके प्रति हमारा अटेंशन जल्दी चला जाता है। या फिर वो सिक्योरिटी देने वाला हो, हमें कोई सलामती जिसमें लगे, इस तरह का अटेंशन हम अटेंशन से ढूंढते हैं कि कहाँ से हमें सिक्योरिटी मिलती है। तो इस प्रकार 4 प्रकार से हमारा अटेंशन जो है 4 चीज़ों के अंदर रहता है। Standing at the airport, my eyes will see only a beautiful girl. That is pleasure. तो पहला जो प्लेजर बताया कि अटेंशन प्लेजरेबल, तो उसका एग्जाम्पल दिया कि जैसे कि भाई व्यक्ति एयरपोर्ट के ऊपर खड़ा है और कुछ काम नहीं है तो दूसरों को देखता है, तो अगर कोई व्यक्ति ब्यूटीफुल है तो उसके प्रति ध्यान ज़्यादा जाता है क्योंकि वो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, प्लेजरेबल है। और बिग बॉस, अब बिग बॉस मतलब कि कोई बड़ा अधिकारी है, कोई सेठ है, तो वो यूसेज के लिए ठीक है। तो बचपन से ही ये हमारा उद्देश्य वाली पसंदगी होती है, जिसके अंदर हमारा कुछ स्वार्थ है, पसंदगी है, फ़ायदा है, इस तरह का, और उसको हमारे अंदर आरोपित किया जाता है। उसको हम जो है वो उसको यहाँ का ड्रिल्ड इन टू अस, मतलब कि उसको हमारे अंदर आरोपित किया जाता है। और जब हम जवान होते हैं तब फिर हमारी आंखों के ऊपर ब्लिंकर्स लगा देते हैं। जैसे कि घोड़ा होता है तो घोड़ा के ऊपर आंखों के ऊपर पट्टी लगा देते हैं, एक ब्लिंकर्स होते हैं ताकि वो और कुछ देख नहीं सके। तो इस तरह जब ये बचपन से ही जिस तरह का जो हमारा उद्देश्य वाली पसंदगी का हमारे अंदर जो बीज डाल दिया जाता है, उसके कारण क्या होता है कि जब हम बड़े होते हैं तो वही चीज़ हमारे अंदर होती है, और वो जो है फिर इसके कारण हमारा उद्यान जो है वो एकदम नैरो हो जाता है या लिमिटेड हमारा हो जाता है। तो जीवन के अंदर फिर अटेंशन हमारा आगे बढ़ नहीं पाता, और उसका कारण बचपन ही है। बचपन के अंदर बच्चों को कोई सिलेक्टिव इस तरह का मोटिव वाला कोई ये नहीं करना चाहिए कि भाई उसके अंदर जो है मोटिवेटेड सिलेक्टिविटी होती है, तो उसके कारण इसके अंदर ये हो जाता है। मतलब कि उसका अटेंशन फ्री रहे, इस तरह होना देना है। कोई वो स्वार्थपरायण बने, इस तरह उसके अंदर
हमें कोई भी प्रवृत्ति नहीं करनी है कि जिसके अंदर वो इसका अटेंशन फिर ऐसा हो जाए कि वो खाली अपने बारे में ही सोचे। तो इस तरह की ये नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर उसकी जागृति जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। आउटसाइड द थ्रेशोल्ड ऑफ अवेयरनेस इज ए सैड फ्रेज एप्लीकेबल अनफॉर्चुनेटली टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो एक फ्रेज है आउटसाइड द थ्रेश ऑफ अवेयरनेस, मतलब क्या कि जो जागृति की सीमा है उसके बाहर। तो ऐसा ही है कि बच्चा जब होता है वो बड़ा हो जाता है, पर अभी उसकी अवेयरनेस जो है वो उसकी वो एक लिमिटेड सीमा के अंदर ही रहेगी, एक थ्रेशोल्ड के अंदर ही रहेगी, क्योंकि उसको बचपन से ही किस तरह अवेयरनेस और अटेंशन को डेवलप करना चाहिए वो हम सिखाते नहीं हैं, इसलिए ऐसा ही होता है। और लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों के अंदर इस तरह की ये होती है। Not only do we see life through a small aperture of selectivity, but there is something else we do which damage clear attention. तो जो जिंदगी जो है वो हम एक जैसे कि एक जब सिलेक्टिविटी की बात आती है तो ऐसा हो जाता है कि जिंदगी को एक छोटे से छिद्र में से हम देखते हैं। एक छोटा होल होता है, छिद्र होता है, उसके अंदर से जिस तरह हम देखते हैं इस तरह का फिर हमारा एक जीवन हो जाता है, और उसके कारण जो है वो हमारे अंदर कुछ चीज़ डैमेज हो जाती है और अटेंशन जो है वो क्लियर डेवलप नहीं होता है, अटेंशन को वो डैमेज कर देती है। तो ये जो सिलेक्टिविटी का जो ये है जीवन के अंदर, पसंदगी का ही हम चीज़ को ये करते हैं। तो पसंदगी का जब बात आती है तो अटेंशन हमारा हमेशा लिमिटेड हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए और बचपन से नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। वी रिएक्ट रादर देन रिस्पॉन्ड टू वॉट एवर लिटल वी नोटिस। अब जो चीज़ हम देखते हैं उसके प्रति हमारे अंदर रिस्पॉन्स होना चाहिए, उसके बदले रिएक्शन होता है। रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया, और रिस्पॉन्स मतलब एक समझदारी पूर्वक एक जवाब हम देते हैं। तो हमने जो पोज का चैप्टर था डिस्कोर्सेस के अंदर उसमें देखा था कि भाई हमारा किस तरह का ये होता है कि एक रिएक्शन एक टाइप का हमारा ये होता है रिस्पॉन्स के बदले में, तो वहाँ हमें पोज डालने की ज़रूरत पड़ती है। रिएक्शन इज ऑटोमेटिक, इम्पल्सिव एंड जजमेंट लोडेड। रिएक्शन क्या है? जो प्रतिक्रिया होती है वो किस तरह का होता है? ऑटोमेटिक। किसी ने कुछ एक दो अपशब्द हमें कह दिया, हमने तुरंत इसके सामने अपशब्द कह दिए, तो रिएक्शन हमारा जो होता है उसके अंदर कोई सोचना नहीं होता है। किसी ने गाली दे दी तो हमने भी सामने गाली दे दी, तो ये जो है ये रिएक्शन होता है और वो ऑटोमेटिक होता है, एकदम अंदर से निकल ही जाता है हमारे अंदर। और इम्पल्सिव होता है, मतलब एक आवेग जैसा अंदर से आता है, और इसके अंदर जजमेंट, अभिप्राय भी इसके अंदर जुड़ा हुआ होता है। तो रिएक्शन का ये चीज़, रिएक्शन के अंदर ये तीन चीज़ होती है, एक ऑटोमेटिक होता है, फिर इम्पल्सिव होता है, और उसके अंदर जजमेंट आ जाता है। और जजमेंट किस प्रकार का कि भाई ये सही है या नहीं, गलत है। जैसे किसी ने कुछ कहा तो हमारा जजमेंट आ जाता है कि भाई ये गलत है, और फिर इस तरह का हमारा रिएक्शन होता है। इट इज़ लाइक द बुल चार्जिंग द मोमेंट ही सीज द मेटाडोर इन द रिंग विथ ए रेड रैग इन हैंड। वो क्या बात है, आपने कुछ पुराने पिक्चरों में देखा होगा कि एक स्पेन के अंदर बुल फाइटिंग होती है, आज भी होती है। तो उसमें क्या होता है कि बड़े ग्राउंड के अंदर एक बुल को छोड़ा जाता है, और उसके सामने एक व्यक्ति लाल कपड़ा पकड़कर हिलाता रहता है, और बुल जो है उसको, वो व्यक्ति को मेटाडोर कहते हैं, जो पकड़े लाल कपड़ा पकड़ के हिलाता है। और बुल हमेशा लाल कपड़े से और ज़्यादा भड़कता है, तो वो भड़क कर उसको मारने के लिए जाता है। तो इस प्रकार की जो ये चीज़ है, ये एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ दी है कि हमारा जो रिएक्शन जो है वो इस तरह का होता है। जैसे बुल कैसे एकदम अटैक करने के लिए चार्ज हो जाता है सामने वाले व्यक्ति के ऊपर, इसी तरह का हमारा
रिएक्शंस होते हैं। इमोटिवली लोडेड वर्ड्स ऑफ फॉर इंस्टेंस आर लाइक रेड रेग अ बुल टू मैनी इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर फार्मर्स, पॉलिटिशियंस और प्रोफेसर्स। अब इमोटिव एक वर्ड जो होते हैं, मतलब कि ऐसे जो वर्ड की जो हमारे इमोशंस को जगा दे, इस प्रकार के अगर कोई वर्ड्स आते हैं तो इस प्रकार के वर्ड हमें, जैसे बुल को वो रेड कलर का कपड़ा किस तरह भड़काता है, इस तरह कोई इमोशनल वर्ड्स जो होते हैं जो हमारे लिए खास करके हमें असर करे इस तरह के, तो ऐसे वर्ड जो है वो तुरंत हमारे अंदर रिएक्शन को जन्म देता है। और फिर चाहे व्यक्ति वो फार्मर हो या पॉलिटिशियन हो, प्रोफेसर हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति के अंदर इस तरह का रिएक्शन आ जाता है। द वेरी प्रोसेस ऑफ नेमिंग लीड्स टू बिटर कॉन्फ्लिक्ट। अब फिर हम नाम दे देते हैं इस चीज के अंदर, तो जो नाम दिया जाता है उसके कारण एक अंदर एक कड़वाहट आ जाती है, और एक जो इमोशनल लेवल के ऊपर कड़वाहट का भाव हमारे अंदर आ जाता है। सिलेक्टिविटी एलिमिनेट्स पीपल एंड सिचुएशन फ्रॉम द थ्रेशोल्ड ऑफ आवर अवेयरनेस। तो जो पसंदगी जो है उसका नुकसान क्या है कि जब सिलेक्टिविटी, पसंदगी आती है, तो जो लोगों है और जो परिस्थिति है उसकी जो सीमा है, उसके अंदर की जो अवेयरनेस की सीमा है वो एलिमिनेट हो जाती है, उसको हटा देते हैं। तो जो स्थिति है, कोई एक परिस्थिति है, उसके अंदर से हम पसार होते हैं, तो अगर हमारी पसंदगी वहाँ होती है तो क्या होती है कि वो हमारी अवेयरनेस जो है उसकी सीमा को हम कम कर देती है, उसको हटा देती है। एंड रिएक्शन ड्रेन एनर्जी एंड इंजेक्ट कॉन्ट्राडिक्शंस एंड कॉन्फ्लिक्ट इन द सॉफ्टवेयर। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम है, उसके अंदर रिएक्शन के कारण क्या होता है कि एनर्जी ड्रेन हो जाती है। ये तो हमारा सबका अनुभव ही है, जब हम बहुत गुस्सा कर देते हैं या और कोई किसी प्रकार का रिएक्शन दे देते हैं तो क्या होता है कि हमारे एनर्जी निकल जाती है, ड्रेन हो जाती है, और उसके बदले में हमारे अंदर कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्फ्लिक्ट जो है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर इंजेक्ट होते हैं, मतलब कि अंदर डाले जाते हैं और अंदर आ जाते हैं। इस तरह का विरोधाभास और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। द रिवर ऑफ थॉट ऑफ आवर ब्रेन देयरबाय पोल्यूटिंग इट विथ फियर, सस्पिशन एंड हेट्रेड। तो हमारा जो विचारों की नदी जो बह रही है वो ये 3 चीज़ों के कारण वो पोल्यूटेड हो जाती है, जिसके अंदर फियर, सस्पिशन एंड हेट्रेड, मतलब कि डर है, शंका है और द्रुणा है। इनके कारण ये हमारा जो रिवर ऑफ थॉट है वो पोल्यूटेड हो जाती है। तो यहाँ रिएक्शन की बात होती है कि भाई रिएक्शन जब आता है तो क्या क्या होता है कि भाई रिएक्शन के साथ में हमारे अंदर ये फियर, सस्पिशन, हेट्रेड आ जाते हैं। तो ये सब जो है हमारे जो नॉर्मल विचार की प्रक्रिया है, वो नॉर्मल विचार की प्रक्रिया भी जो है वो हमारी पोल्यूटेड हो जाती है। वन प्रिवेंट्स द अदर इंटरफियर्स विथ अटेंशन। तो एक चीज़ जो है वो रिएक्शन के कारण एक चीज़ अटेंशन को रोकती है और दूसरी चीज़ जो है वो अटेंशन को अवरोध करती है। ड्यूरिंग द लास्ट 20 years, mechanistic psychology, with its emphasis on measurement and observable behavior, has been gradually replaced by humanistic psychology, with its emphasis on awareness and experience. अब यहाँ 2 प्रकार की एक साइकोलॉजी बताते हैं। एक जो है मैकेनिस्टिक साइकोलॉजी, मतलब यंत्रवादी साइकोलॉजी, यंत्रवादी मानसशास्त्र, और दूसरा जो है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, मतलब मानवतावादी मानसशास्त्र। तो जो यंत्रवादी मानसशास्त्र होता है उसके अंदर क्या होता है कि एक ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है, मतलब कि जो निरीक्षण होता है वो हमारा
जो बर्ताव होता है उसके जो निरीक्षण होता है और उसका एक मेजरमेंट होता है, उसका परिमाण होता है। तो यंत्रवादी मानस शास्त्र के अंदर इस चीज़ के ऊपर भार दिया है, दो चीज़ के ऊपर, कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर और मेजरमेंट के ऊपर। जबकि जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है, मानवतावादी जो मानस शास्त्र है, उसके अंदर किसके ऊपर भार दिया है? अवेयरनेस एंड एक्सपीरियंस। तो जो जागृति है और अनुभव है उसके ऊपर भार दिया जाता है। इंटरेस्टिंगली मैनी ऑफ देयर हाइपोथेसिस आर बेस्ड अपॉन एंड ड्रॉन फ्रॉम द एंशिएंट विजडम ऑफ द ईस्ट। तो जो उनकी जो हाइपोथेसिस है, मतलब अवधारणा होती है, वो हमारा जो प्राचीन जो ज्ञान है, पुराना ज्ञान है ईस्ट का, मतलब कि ये जो हमारा पूर्व का जो ज्ञान है, वो ज्ञान प्राचीन ज्ञान के आधार के ऊपर होता है। और उसमें एक पतंजलि भी है। तो कहते हैं कि पतंजलि द फाउंडर ऑफ योगा फॉर इंस्टेंस वॉज ए रिमार्केबल साइंटिस्ट। पतंजलि को क्या कहते हैं? रिमार्केबल साइंटिस्ट कहते हैं। तो एक प्रकार के वो साइंटिस्ट थे, एक संशोधन, क्योंकि योग सूत्र जो है वो संशोधन का एक, योग के अंदर संशोधन करके जो लिखा गया है वो योग सूत्र है, और वो महर्षि पतंजलि ने लिखा था, इसलिए उसको रिमार्केबल साइंटिस्ट कहा है। वी आर रिफरिंग टू योगा नॉट एज exercises and breathing techniques, but to the sutras which contain deep insight on attention and the way to bring it about, not by itself or blind faith, but through an experimental and experiential approach। अब यहाँ योग की बात है, योग सूत्र की बात है या योग की बात है, तो उसमें कोई एक्सरसाइज या टेक्निक की बात नहीं है, पर योग सूत्र का जो अपना एक जो उसका जो एक डीप इंसाइट है उसके अंदर, इसके अंदर जो एक गहरी सोच पड़ी हुई है, किसके प्रति? ऑन अटेंशन, अटेंशन के प्रति जो एक गहरी सोच इसके अंदर पड़ी है, उसके बारे में योग सूत्र के अंदर बताई गई है। और वो भी कोई बिलीफ के कारण या ब्लाइंड फेथ के कारण नहीं है, कोई मान्यता या अंधविश्वास के कारण नहीं है, पर एक एक्सपेरिमेंट जो किया जाता है उसका बेस के ऊपर ये चीज़ होती है। For the present, we wish to present only one phase of his teaching, which has the potential to revolutionize our way of thinking। तो योग सूत्र के अंदर जो बात है उसमें से वो यहाँ मिस्टर पारुक जो बात करना चाहते हैं, वो योग सूत्र के अंदर ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो थिंकिंग पैटर्न है, जो हमारी जो विचार शैली है, उसके अंदर किस तरह हम रिवॉल्यूशन ला सके, उसके अंदर किस तरह का क्रांति ला सके, और उसकी जो पोटेंशियल, उसकी क्षमता क्या है, उसके बारे में वो बात करना चाहते हैं। द ब्रेन अकॉर्डिंग टू पतंजलि इज ए कंप्यूटर विथ सॉफ्टवेयर विच ही कॉल्स द रिवर ऑफ थॉट। अब महर्षि पतंजलि हमारे ब्रेन को, क्योंकि ये तावरिया जी ने ये सब कुछ इस कोर्सेज के अंदर लिखा है और हम जानते हैं, वही बात यहाँ है। तो महर्षि पतंजलि हमारे ब्रेन को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के रूप में बताते हैं, और उसके अंदर सॉफ्टवेयर है। जैसे कि बाहर के कंप्यूटर के अंदर होते हैं, तो हमारे अंदर भी सॉफ्टवेयर है। हमारा जो बड़ी अलग अलग सिस्टम जो काम करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड की सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो हमारे सब सॉफ्टवेयर है, वो हमारे अंदर काम करते हैं। और हमारे अंदर जो है द रिवर ऑफ थॉट्स है, मतलब कि विचारों की एक नदी हमारे अंदर बहती रहती है। और ब्रेन के अंदर ये जो ब्रेन का सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर ये रिवर ऑफ थॉट जो है, मतलब कि विचारों की नदी एक बहती रहती है। इट्स इनपुट्स आर द इम्पल्सिस फ्रॉम सेंसरी एज वेल एज प्रोप्रिसेप्टिव डेटा। तो हम जानते हैं कि भाई हमारे 5 इंद्रिय से जो इम्पल्स आते हैं और वो फिर आगे जाके हमारे विचार बनते हैं, तो वही बात बताई है कि इम्पल्सिस आते हैं सेंसरी, मतलब कि 5 इंद्रियों के द्वारा, वो एक प्रकार का डेटा है हमारे अंदर जो आने वाला डेटा है। दीज इम्पल्सिस इन एसोसिएशन विथ मेमोरी पैटर्न्स इन द रियर पार्ट ऑफ द ब्रेन रीच द फ्रंटल लोब और द रजिस्ट्रेशन एरिया वेयर they form thoughts. Without going into details, we may mention the two
corollaries that follow from this processes। तो ये ऊपर ब्रेन की प्रक्रिया बताई जो हम जानते हैं कि भाई इम्पल्सिस आता है और वो हमारा ब्रेन का पीछे का हिस्सा जो है जहाँ हमारी मेमोरी पड़ी है, तो इम्पल्स आया और इसके साथ में जो मेमोरी, उसके जो रिलेटेड मेमोरी है उसके मुताबिक की मेमोरी है, जैसे कि चीज़ जो दिखी है वो चीज़ की मेमोरी जो अगर अंदर पड़ी है तो वो दोनों मिलते हैं और फिर वो आगे रजिस्ट्रेशन एरिया के अंदर जाते हैं और वहाँ विचार बनता है। और जब इस प्रकार का कोई जो डेटा अंदर आया पर उसकी मेमोरी नहीं होगी तो फिर वो विचार नहीं बनेगा। कोई चीज़ हम पहली बार देखते हैं तो वो चीज़ का हमारे अंदर मेमोरी नहीं है। जैसे कि कंप्यूटर पहली बार किसी ने देखा होगा तो वो पूछेगा कि ये क्या चीज़ है भाई, ये किस तरह बनी है, क्या है, क्योंकि कंप्यूटर चीज़ नाम की कोई चीज़ का कोई डेटा हमारे अंदर है ही नहीं, कोई हमारे अंदर मेमोरी है ही नहीं, तो फिर इसका विचार नहीं बनता है। पर एक बार देख लेते हैं और उसकी मेमोरी बन जाती है, मेमोरी फिर स्टोर हो जाती है, तो फिर दोबारा तीसरी बार जब भी हम देखते हैं तो वो मेमोरी काम करने लगती है। हाँ भाई ये चीज़ यही है, इसको इस तरह कहते हैं। इस तरह हमारे विचार काम करते हैं। पर इसके अंदर से जो चीज़ का जो इस प्रोसेस में से दो चीज़ का परिणाम क्या होता है उसकी वो बात करना चाहते हैं। तो पहली बात ये है कि फर्स्टली, बीइंग ए मशीन लाइक एनी अदर कंप्यूटर, द ब्रेन कैन हैंड आउट इन वेरियस कॉम्बिनेशन ओनली दोज थॉट्स दैट हैव ऑलरेडी बीन फेड इनटू इट। तो वही बात है जो अभी हमने बात की कि भाई जो मेमोरी अंदर पड़ी है वही चीज़ जो है वही इस प्रकार के ही ये हमारा ब्रेन कंप्यूटर इस प्रकार का विचार को बनाएगा। क्योंकि बहुत सारे इम्पल्सिस तो आते हैं पर जो मेमोरी अंदर पड़ी है उसका ही हमारे अंदर विचार बनेगा। ए न्यू इंसाइट इनटू अ सिचुएशन और प्रॉब्लम इज नॉट विद इन द कॉम्पिटेंस। तो वो इसके अंदर कोई नई चीज़ बनती है तो उसका सामर्थ्य नहीं है। कोई नया एक प्रॉब्लम आ गया, हमारा ब्रेन का लिमिटेशन क्या है कि कई बार होता है कि एक ऐसी सिचुएशन बन गई कि जिसको हम हैंडल ही नहीं कर पाते, वो कॉम्पिटिटिव ही नहीं है हमारा ब्रेन इस तरह का, तो फिर वो इसके पास में इस तरह की कोई नई इंसाइट नहीं है। ब्रेन जिस तरह काम करता है बस इसी तरह काम करता रहेगा, उसके अंदर ऐसी इंसाइट नहीं है कि भाई कोई नया प्रॉब्लम वाला सिचुएशन खड़ी हो गई तो उसको ये करे। इसके लिए कोई दूसरा पार्ट ब्रेन का काम करता है, ये हमारा नॉर्मल ब्रेन नहीं काम करता है क्योंकि उसके पास ये इस प्रकार का इंसाइट नहीं है। फॉर दैट इट मस्ट रिले ऑन अ डिफरेंट फैकल्टी कॉल द सेल्फ माइंड सेल्डम टैप्ड बाय एजुकेशन। तो दूसरी जो फैकल्टी है उसका उपयोग करना पड़ता है और उसको पतंजलि ने सेल्फ माइंड कहा है, मतलब कि हमारा स्वचित। और हम जानते हैं कि भाई एक यूनिवर्सल माइंड है और यूनिवर्सल माइंड जब हमारे अंदर आता है तो वो सेल्फ माइंड बनता है, हमारा स्वचित बनता है। पर वो सेल्डम टैप्ड बाय एजुकेशन, पर उसको हम एजुकेशन से उसको उपलब्ध नहीं कर सकते हैं। ये सेल्फ माइंड जो है ब्रेन को हम ट्रेन कर सकते हैं, ब्रेन के लिए हम कुछ इसको थोड़ा ये कर सकते हैं, पर सेल्फ माइंड जो है उसको हम ट्रेन नहीं कर सकते, उसको एजुकेट नहीं कर सकते। दूसरी बात, सेकंडली, वर्किंग लाइक ए मशीन इट कैन रिसीव फ्रॉम आउटसाइड ए मैसेज, record the same and reproduce it without authenticity। अब क्या होता है कि ये हमारा ब्रेन जो है वो मशीन की तरह काम करता है। तो एक मैसेज बाहर से अंदर आया, उसका अंदर रिकॉर्ड हो जाता है, उसका एक सेव हो जाता है वो चीज़, और फिर हम इसको फिर से रिप्रोड्यूस कर देते हैं, उसको फिर से बाहर निकाल कर उपयोग करते हैं, और उसके अंदर कोई हमारी ऑथेंटिसिटी नहीं है। मतलब कि एक चीज़ जो हमने देखी, सुनी, पढ़ी, वो चीज़ कितनी ऑथेंटिक है वो हम नहीं जानते हैं। वो चीज़ को हमने तो अंदर उतार लिया और फिर से जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो चीज़ को बाहर निकाल के बोलने लगेंगे या बताने लगेंगे। हमारा अपना कोई ऑथेंटिक इसके अंदर नहीं होता है। तो नॉर्मली ब्रेन इस तरह काम करता है कि कुछ बाहर से सुना या कुछ भी हुआ, अंदर चला गया, और फिर हम उसी को हम बार बार उपयोग करते रहते हैं।
In other words, the brain can mechanically repeat like a tape recorder either a song of violence or non-violence depending upon the cassette inserted into it. In this way, it can be conditioned and reconditioned without any fundamental change in the individual's value system. अब क्या है कि ये जो अंदर आता है हमारे अंदर, एक सेकंड, तो क्या होता है कि लोग लेट से जब ज्वाइंट होते हैं तो मुझे बार बार ये करना पड़ता है। हाँ, तो कैसेट जिस तरह की अंदर डाली है इस तरह का सॉन्ग बजेगा। इसी तरह हमारे ब्रेन के अंदर जो हम ये कर देते हैं तो वही प्रकार का हम फिर बात करते हैं, और वो वायलेंस का वो होगा या नॉन वायलेंस, जिस तरह का कैसेट होगी इस तरह की वो फिर से बात निकलेगी। और इस तरह हम हमारे माइंड इसको ब्रेन को कंडीशन बना देते हैं। कंडीशन मतलब पूर्वाग्रहित हो जाता है हमारा मन, और उसको बार बार इसी तरह वो पूर्वाग्रहित होता ही जाता है। तो उसके अंदर कोई फंडामेंटल वैल्यू सिस्टम का कोई चेंज नहीं आता है। उसके अंदर जो चेंज आना चाहिए उसकी वैल्यू के प्रति, उसका जो मूल्य है उसके प्रति जो आना चाहिए वो इस तरह का नहीं आता है। फॉर दिस transformation in values, it must again rely on a different faculty called the self mind, seldom tapped by education. अगर इसको ट्रांसफॉर्म करना है वो चीज़ को, उसकी वैल्यू बढ़ाना है, वैल्यू के ऊपर उसको ट्रांसफॉर्म करना है, तो हमें फिर से सेल्फ माइंड के ऊपर आधार रखना पड़ेगा, न कि ब्रेन के ऊपर। तो कोई चीज़ अच्छी हमारे अंदर वैल्यूएबल चीज़ है, जैसे कि 3SRB के बारे में हमने सुना, और इसकी हम कितनी वैल्यू करते हैं। जैसे तावरिया जी बार बार कहते हैं कि भाई आप वैल्यू करते हैं, और तावरिया जी एक योग सूत्र का सूत्र भी बोलते हैं कि इफ़ इट इज़ सफिशिएंटली वैल्यूड, मतलब कि आप 3SRP को सफिशिएंटली वैल्यू करेंगे तो ही आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो कोई भी चीज़ की अगर हमें वैल्यू होती है तो वो चीज़ फिर ट्रांसफॉर्म होगी और हमारे अंदर आएगी, और इसके लिए सेल्फ माइंड की ज़रूरत है, न कि ब्रेन की ज़रूरत है। क्योंकि ब्रेन से जो होता है वो चीज़ उपलब्ध नहीं होती है, ये सेल्फ माइंड द्वारा ही वो हमारे अंदर वो उपलब्ध हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं। थोड़ा ये सब टफ इंग्लिश है और भाषा भी थोड़ी टफ है, पर थोड़ा धीरे धीरे समझेंगे और बाद में 3SRB का हम आगे लेंगे, वो और इंटरेस्टिंग हमें समझ में आएगा। तो यहाँ रुकते हैं, किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ सर। हाँ बोलो। पिछले लेक्चर में भी वो ये शब्द आया था कि मैग्नेटिक पॉइंट को अपग्रेड करना चाहिए। हाँ, तो पर्टिकुलरली वो किस तरह कर सकते हैं? वो करते हैं। हाँ, तो वो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि जो हमारा IESN केंद्र का जो रेशियो होता है वो जो 2482 होता है, और उसको हमें चेंज करके 5221 को करना होता है। तो वो हमारा जो है वो मैग्नेटिक, जिसको हम ये कहते हैं मैग्नेटिक पॉइंट। तो हमारा मैग्नेटिक पॉइंट किससे बनता है कि हमारे अंदर रेशियो किस प्रकार का है, उसके बेस के ऊपर हमारा मैग्नेटिक पॉइंट बनता है। अब एक व्यक्ति है जिसका जो मैग्नेटिक पॉइंट लो है, वीक है, तो उसका 2482 के आसपास का ही वो रेशियो रहेगा। अब जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं और 5221 की ओर जाते हैं तो हमारा मैग्नेटिक पॉइंट बदलता जाता है। तो मैग्नेटिक पॉइंट ऐसा है कि एक रेशियो बनाता है, और वो रेशियो के मुताबिक फिर हम फिर से इसी प्रकार के इम्पल्स लेते हैं।
अब 2482 वाली व्यक्ति इम्पल्स लेगा वो लो लेवल का होगा, और 5221 वाली व्यक्ति जो इम्पल्स लेगा वो उच्च प्रकार का इम्पल्स लेगा। मतलब इम्पल्स का आधार भी हमारा मैग्नेटिक पॉइंट है। मैग्नेटिक पॉइंट जैसा होगा इस प्रकार के इम्पल्स हमारे अंदर आएंगे। हम कहते हैं कि भाई अच्छे विचार करो, पॉजिटिव विचार करो, पर हमारा मैग्नेटिक पॉइंट ही इसके लिए तैयार नहीं है, तो हमारे अच्छे विचार कैसे आएंगे, पॉजिटिव विचार, ये सब फिर बातें ही हो जाती है। लोग हमेशा कहते हैं, हम लेक्चर सुनते हैं तो उसमें बार बार आता है कि भाई पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पर वो नहीं हो पाता है। और ये सबका अनुभव होता है कि भाई ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक पॉइंट ही हमारा तैयार नहीं है। हमारा रेशियो ही इतना लो है कि हम वो करना चाहे तो भी नहीं कर सकते हैं। तो ये इसको मैग्नेटिक पॉइंट कहते हैं। ठीक है? ओके सर, दूसरा एक है हाँ कि साइकोलॉजी अगर क्लियर होती है हाँ तो फिजिकल हमारा चेंज होता है। हाँ, तो इसके लिए क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए? एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। हम जो कर रहे हैं, जो योग के अंदर हमारी जो प्रैक्टिस है, रिफाइनिंग 3 स्टेप, फिर आप फेस करते हैं तो है, फिर प्रिज्म करते हैं, ये सारी जो चीज़ों हैं वो चीज़ ही हमारे अंदर, हमारे दोनों, क्योंकि देखो योग करते हैं तो क्या होता है कि हम किसका उपयोग करते हैं? प्राण शक्ति का उपयोग करते हैं। और प्राण शक्ति ऐसी है कि जो शरीर के साथ भी जुड़ी है और मन के साथ भी जुड़ी है। तो जब आप प्राण का उपयोग करते हैं तो दोनों लेवल के ऊपर हमारा इम्प्रूवमेंट होता है। इसीलिए प्राण की साधना जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और शुरुआत में तो खासी, बाद में हम मनोयोग कर सकते हैं, पर पहले तो प्राण योग ही करना चाहिए, क्योंकि वो प्राण जो है वो शरीर को भी सुधारेगा और मन को भी सुधारेगा, और वही हमारे रेशियो को भी बदलेगा। तो जो हम कर रहे हैं वही करना है, पर जरा और गहराई से और इंटरेस्ट से पूरा अटेंशन के साथ करना चाहिए, और कुछ नहीं। हाँ ओके, हाँ बोलो राजू भाई। हाँ राणा साहब, ये आज मेरा जो प्रश्न है, अभी आपने जो डॉक्टर फारूक की बात की, किसकी? अभी आपने जो बात की ना डॉक्टर फारूक की, हाँ 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 वही आज के लेक्चर आज की बात के ऊपर ही है। हाँ, मेरा ये था कि अवधान और चित्त, ये दोनों का क्या रिलेशन है? अवधान और चित्त। जी, तो चित्त की जो शक्ति है वही अवधान है। चित्त जो है, चित्त की शक्ति है, उसको ही तो अवधान कहते हैं। अवधान माने चित्त, मतलब कि हम सादी भाषा में कहते हैं ना, भाई अब चित्त लगा के तुम पढ़ो, चित्त लगा के ये काम करो, वही बात कहते हैं ना। सादी भाषा में भी हम वही बोलते हैं, और वही जरा साइंटिफिक भाषा में या अच्छी भाषा में कहते हैं तो भाई ध्यान लगा के या अवधान या अटेंशन से करो। तो चित्त जो है, चित्त की शक्ति है, वही अवधान या अटेंशन है। जब हम फोकस करते हैं, प्रिज्म के अंदर फोकस करते हैं, तो क्या करते हैं? जो हमारा चित्त है उसकी शक्ति, हाँ वही चित्त, हाँ तो चित्त ही हम रोकते हैं ना। हम दूसरी भाषा में कहें तो हम प्रिज्म के अंदर अपने चित्त को रोक लेते हैं, चित्त को भटकने नहीं देते हैं। चित्त जो ब्रेन के साथ मिलके भागता है, चित्त अकेला नहीं भागता है, पर चित्त ब्रेन के साथ मिल गया और दोनों मिलके फिर भागता है, विचार होते हैं। तो हम उसको, चित्त को यहाँ लगा देते हैं, तो उसके कारण फिर वो भाग नहीं सकता है। वो बाउंड्री जो है, जो ट्रायंगल है प्रिज्म का, उसके अंदर ही उसको रहना पड़ता है। तो वो जो है वो अटेंशन या चित्त जो कहें, वो उसको योग में धारणा भी कहते हैं, धारणा करते हैं, वही बात है। तो सर दूसरा एक प्रश्न है उसका यूनी रेफरेंस में, तो ये अपना जो चित्त हुआ, अवधान जो हुआ, हाँ। तो बाहर के जो इम्पल्स जो है वो भी, बल्कि अगर इम्पल्स आते हैं, मान के हमारा अभी ध्यान हमारा प्रिज्म में है और बाहर से कुछ आवाज आता है, कोई गाड़ी का हॉर्न आता है, तो वहाँ ठीक आएगा? तो वो उसका एक पार्ट जो है वो बाहर चला जाता है ना, क्योंकि जो बाहर का जो हॉर्न का जो इम्पल्स आया वो ब्रेन के अंदर चला गया, तो वो अटेंशन को वो फिर बाहर उस तरह की ओर ले जाने का प्रयत्न करता है। तो हमें तो इसीलिए तो कहते हैं कि भाई आप प्रिज्म करते हैं या मानो कि प्री सेंसिंग करते हैं, तो क्या करना है कि बाकी जो चीज़ है उसको अवॉइड करना है। तो कान ने तो आवाज़ सुन ली, कान के ऊपर आवाज़ पड़ी,
पर जरूरी नहीं है कि फिर हमारा माइंड वहाँ चला जाए या हमारा जो चित्त है वो चला जाए उसके अंदर और फिर वो गाड़ी का विचार करने लगे या दूसरा विचार कि कौन आया होगा, किसने हॉर्न बजाया होगा। ठीक है, तो इस तरह जो विचार की साइकिल बनती है, विचार के अंदर जो एक लिंक आती है, उसको वहाँ हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। जिसको एसोसिएशन कहते हैं, एसोसिएशन नहीं होने देना है हमें। वहाँ बस सुन लिया तो सुन लिया, कान के ऊपर आवाज आई और लगा कि भाई किसी कार का हॉर्न बजा है, बस बात खत्म हो गई। फिर अगर आगे विचार चलने नहीं चाहिए कि किसने हॉर्न बजाया है, कौन आया होगा। हमारा ध्यान जो है या चित्त है उसको हमें प्रिज्म के अंदर ही पकड़ के रखना है, या प्री सेंसिंग हो तो श्वास के ऊपर पकड़ के रखना है। नहीं, आज क्लियर हो गया। ये प्रश्न आता था हाँ। कि किसी कोई आवाज आ गया, हाँ। तो क्या है कि मैं सोचता हूँ मेरा दिल चला गया, नहीं चला तो जाता है, लेकिन उसको वापस दिल से लाना है अपने पास, प्रिज्म में डालना है वापस, एसोसिएशन नहीं होना। हाँ, इसकी साइकिल आगे बढ़ाना नहीं है, बस वहाँ रोक देना है। ओके।